वेलकम टू उत्तम जी की कहानियाँ, जहाँ हर कहानी छूती है डर, रहस्य और सच्चाई की गहराइयों को। 2018 में दिल्ली के बुराड़ी इलाके में जो घटा, वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो था भारत के इतिहास का सबसे रहस्यमयी केस। एक ही परिवार के 11 सदस्य, जिनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग तक शामिल थे, एक ही रात में मृत पाए गए। और वह भी एक विचित्र, डरावने और सोच को झकझोर देने वाले तरीके से। इस वीडियो में जानिए चुंडावत परिवार का अतीत, रहस्यमय रजिस्टर की सच्चाई, तांत्रिक अनुष्ठान या मानसिक भ्रम, पुलिस की जांच और अनसुलझे सवाल। क्या यह आत्महत्या थी या कोई और शक्ति थी शामिल? यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक सबक है, अंधविश्वास, मनोविज्ञान और सामाजिक चुप्पी का। पूरी वीडियो जरूर देखें और सब्सक्राइब करें उत्तम जी की कहानियां, जहां हर हकीकत एक रहस्य बनकर सामने आती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सब्सक्राइब करें उत्तम जी की कहानियां को, ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए। बुराड़ी में हुई मौतें, 11 उज्जवल लोग, जिनके पीछे एक काला रहस्य छिपा है। चुंडावत किसी भी अन्य मध्यम वर्गीय परिवार की तरह ही थे, जो एक बेहतर भविष्य की ओर उन्मुख थे, लेकिन 2007 में एक मौत ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। जबकि बाहर से परिवार को देखने वालों को लगा कि उन्हें आध्यात्मिकता में सांत्वना मिल गई है, बुराड़ी घर की चारदीवारी के अंदर क्या हुआ, यह शायद कभी पता न चले, क्योंकि अब कोई भी समझाने वाला नहीं बचा है। उन 11 सदस्यों के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देता है, जिनकी मृत्यु उनके रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों से बात करके हुई। मैंने कभी ऐसा अपराध स्थल नहीं देखा और मुझे उम्मीद है कि मुझे कभी ऐसा न देखना पड़े, हेड कांस्टेबल राजीव तोमर ने कहा। वह बुराड़ी स्थित उस घर में प्रवेश करने वाले पहले पुलिसकर्मी थे, जहां 1 जुलाई की सुबह चुंडावत परिवार के 11 सदस्य मृत पाए गए थे। वह बुराड़ी के बीट अधिकारी हैं, जो पीसीआर पुलिस कंट्रोल रूम कॉल के कुछ मिनट बाद सुबह 7:18 बजे घर पहुंचे। उन्होंने संकरी गली में भीड़ लगाए कुछ लोगों को धक्का दिया और अपराध स्थल की ओर जाने वाली सीढ़ियां चढ़ गए। यह चौंकाने वाला था। मैं अपने सीनियर्स को बुलाने के लिए नीचे की ओर भागने से पहले सिर्फ 10 से 15 सेकंड के लिए रुका। उस समय मैंने नहीं देखा कि किसके हाथ बंधे हुए थे और किसकी आंखें ढकी हुई थीं। मैंने बस बहुत सारे शव लटके हुए देखे, बिल्कुल किसी पेड़ की शाखाओं की तरह, श्री तोमर ने याद किया। घर की पहली मंजिल पर भवनेश सिंह 50, उनके भाई ललित सिंह 45, उनकी पत्नियां क्रमशः सविता 48 और टीना 42, उनके बच्चे नीतू 25, मोनू उर्फ मेनका 23, ध्रुव उर्फ दुष्यंत 15 और शिवम 15, उनकी बहन प्रतिभा उर्फ बेबी 48 और उसकी बेटी प्रियंका 33 के शव एक गोलाकार तरीके से लटके हुए मिले। प्रतिभा समूह से थोड़ी दूर लटकी हुई थी। 77 वर्षीय मां नारायण देवी बगल के कमरे में फर्श पर मृत पाई गईं। इन मौतों के बारे में शुरू में संदेह था कि ये हत्या का मामला है, क्योंकि इनके हाथ पैर बंधे हुए थे, आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। लेकिन जांचकर्ता तब हैरान। पुलिस ने कहा कि ये डायरियां ललित द्वारा लिखवाई गई थीं, जो मानता था कि उसके पिता भोपाल सिंह, जिनकी 2007 में मृत्यु हो गई थी, की आत्मा उससे संवाद कर रही थी और परिवार की भलाई के लिए उसे बद्ध तपस्या बरगद के पेड़ की पूजा करने का निर्देश दे रही थी। एक प्रश्न जिसने कई लोगों को हैरान कर दिया है, वह यह है कि परिवार के सदस्य, जिनमें 15 और 25 वर्ष के किशोर शामिल हैं, कैसे अपने गले में फंदा डालने के लिए सहमत हो गए और कैसे उन्हें विश्वास हो गया कि वे इस कथित अनुष्ठान से बच जाएंगे। दिल्ली चले जाओ। चुंडावत परिवार मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है और 1989 से 90 में दिल्ली आने से पहले 1 दशक से ज्यादा समय तक हरियाणा के टोहाना में रहा। नारायण देवी के पति भोपाल सिंह आर्थिक रूप से सुरक्षित व्यक्ति थे, जिनके पास खेती की जमीन और मवेशी पालने के लिए पैसे थे। उन्होंने जमीन बेचकर बुराड़ी में एक प्लॉट खरीदा,
जहां वे अपनी पत्नी और सबसे छोटे बेटे ललित के साथ रहने लगे। भोपाल सिंह के एकमात्र जीवित पुत्र दिनेश सिंह चुंडावत, जो चित्तौड़गढ़ में भवन निर्माण ठेकेदार हैं, ने कहा कि वह और भवनेश उस समय दिल्ली नहीं आए क्योंकि उनकी जड़ें राजस्थान में थीं। उन्होंने कहा, हमारा पूरा परिवार रिश्तेदार राजस्थान में सावा गांव और उसके आसपास रहता था। हम संबंध तोड़ना नहीं चाहते थे। साथ ही मुझे खुली जगहें पसंद थीं, जो दिल्ली में नहीं थीं। भवनेश और उनकी पत्नी साथ आए और हमने सोचा कि हम साथ मिलकर कोई व्यवसाय शुरू करेंगे। श्री दिनेश ने 1978 से 86 तक सऊदी अरब में एक सेल्स फर्म में मैनेजर के तौर पर 8 साल बिताए। खबरों में खुद को भाटिया परिवार का सदस्य बताए जाने से स्पष्ट रूप से चिढ़े हुए श्री दिनेश ने जोर देकर कहा कि उनका उपनाम चुंडावत है। हम सभी चुंडावत हैं। मेरी मां पंजाब की भाटिया थीं और जब वे उनके माता पिता अपनी शादी के बाद कुछ सालों तक वहां रहे तो मेरे पिता को भाटिया साहब के नाम से जाना जाने लगा। यह उपाधि सालों तक उनके साथ रही, उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उनकी बहन प्रतिभा की शादी हरिंदर भाटिया उर्फ हीरा से हुई थी, इसलिए उनका और प्रियंका का उपनाम भाटिया ही रहा। भोपाल सिंह, जिन्हें उनके करीबी सभी लोग प्यार से डैडी कहते थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सभी का सम्मान प्राप्त था। मददगार पड़ोसी श्री दिनेश ने याद करते हुए कहा, वह चिल्लाता भी नहीं था। उसकी आंखें ही हमें यह बताने के लिए काफी थीं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। वह शराब पीता था और मांसाहारी खाना खाता था। वास्तव में वह स्वादिष्ट मटन व्यंजन बनाता था, लेकिन हमने कभी साथ में शराब नहीं पी। जब भी मैं दिल्ली जाता था तो वह मेरे कमरे में मेरे और भवनेश के लिए विस्की की एक बोतल छोड़ देता था। ललित क्यों नहीं? ओह, वह हमेशा शराब नहीं पीता था, श्री दिनेश ने कहा। भोपाल सिंह और नारायण देवी ने अपने पड़ोसियों का भी स्नेह अर्जित किया था। चुंडावत परिवार के घर के ठीक सामने रहने वाली सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी रीता शर्मा 62 कहती हैं, मम्मी नारायण देवी और डैडी भोपाल सिंह मुझे अपनी बेटी मानते थे। मैं भवनेश और ललित को राखी बांधती थी। सुश्री शर्मा ने बताया कि 1991 में जब उनके घर का निर्माण हो रहा था तो वे भोपाल सिंह और नारायण देवी मजदूरों की देखरेख करते थे और उन्हें नियमित अंतराल पर पानी और चाय भी उपलब्ध कराते थे। 1992 में जब शर्मा दंपत्ति उनके घर में रहने आए तो दंपत्ति ने उनके 1 वर्षीय बेटे अर्नव की भी देखभाल की। अर्नव की नैपी बदलने से लेकर उसे खिलाने पिलाने और सुलाने तक का काम उन्होंने खुद ही संभाला। शुरुआती सालों में वह लगभग उनके साथ ही रहा, उन्होंने बताया। सुश्री शर्मा ने बताया कि पिछले 26 वर्षों में उन्हें कभी अचार बनाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मम्मी के पास हमेशा स्टॉक तैयार रहता था। 1993 में भोपाल सिंह द्वारा अपने दोनों बेटों को घर बुलाए जाने के बाद भवनेश, उनकी पत्नी सविता और छोटी नीतू राजस्थान से दिल्ली आ गए। मैं नहीं गया क्योंकि 1992 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं करीब 12 महीने बिस्तर पर रहा। राजस्थान में भी मेरा काम खूब चल रहा था, श्री दिनेश ने बताया। 1990 के दशक के मध्य में भोपाल सिंह की बेटी प्रतिभा भी उनके साथ दिल्ली में रहने आ गई। सुश्री शर्मा ने दावा किया कि प्रतिभा के पति हरिंदर भाटिया शराबी थे और उनका परिवार उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। प्रतिभा के पति की मृत्यु के बाद हमें नहीं लगा कि वह अपने घर पर खुश रहेगी। हमारे पिता ने हमें उसे वापस लाने, प्रियंका, प्रतिभा और हरिंदर की बेटी को बेहतरीन शिक्षा प्रदान करने और उसे एक सफल व्यक्ति बनाने के लिए कहा, श्री दिनेश ने कहा। ललित की चुनौतियां। इस भयावह त्रासदी के केंद्र में रहने वाला ललित एक जटिल चरित्र था। युवा उसे काका, चाचा कहते थे। वह एक साथ मजेदार, संयमी, जिम्मेदार और अधिकारपूर्ण था। जब चुंडावत परिवार दिल्ली आया तो वह घर का एकमात्र कमाने वाला सदस्य भी था।
टोहाना निवासी और 1989 से ललित के सबसे अच्छे दोस्त चंद्र प्रकाश मेहता याद करते हैं कि उनके दोस्त के लिए चुनौतियों से निपटना कोई नई बात नहीं थी। दोनों ने हिसार के एक निजी कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई की थी। ललित इंटर कॉलेज में 1 साल सीनियर था, लेकिन वह जूनियर वर्ष में परीक्षा नहीं दे सका क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था। उसे साल दोबारा परीक्षा देनी पड़ी। सीनियर वर्ष में परीक्षा के दौरान वह फिर से बीमार पड़ गया। उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी, श्री मेहता ने कहा। ललित के दिल्ली चले जाने के बाद भी दोनों करीबी दोस्त बने रहे और नियमित रूप से एक दूसरे से मिलने जाते रहे। श्री मेहता को याद है कि वे ललित के साथ रात में घंटों बैठते थे और कॉलेज के अपने दोस्तों के बारे में बातें करते थे। ललित बहुत मजाक करता था। वह शायद हमारे ग्रुप में सबसे मजेदार था, लेकिन वह एक सीधा सादा आदमी था और उसने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। ललित ने 1990 के दशक के मध्य में शाहदरा में एक प्लाईवुड की दुकान पर काम करना शुरू किया और करीब 10 साल पहले उन्होंने बुराड़ी में अपनी खुद की दुकान खोली। फरवरी 2002 में उनकी शादी टीना से हुई। 3 साल बाद उनके बेटे शिवम का जन्म हुआ। 2004 में एक बड़ी घटना ने ललित के जीवन को हिलाकर रख दिया। श्री दिनेश ने कहा, उसे प्लाईवुड की कई शीटों के नीचे धकेल दिया गया और आग लगा दी गई। हमें पता था कि यह किसने किया, लेकिन मामले को समझौते के जरिए सुलझा लिया गया। इस घटना में ललित की आवाज चली गई। ललित के जीवन में फरवरी 2007 में बदलाव आना शुरू हुआ जब उनके पिता की सांस की बीमारी से मृत्यु हो गई। वह मौत जिसने सब कुछ बदल दिया। सुश्री शर्मा ने कहा कि पूरा परिवार सदमे में था और मृत्यु के बाद 10 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ प्रार्थना के लिए एक पुजारी को बुलाया गया था। उन्होंने बताया, उन 10 दिनों में से एक दिन हम सब बैठकर प्रार्थना सुन रहे थे, तभी ललित ने अचानक ओम का जाप करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज वापस आ गई और सभी ने कहा, डैडी आ गए, डैडी वापस आ गए हैं। पड़ोसियों ने कहा कि शायद यह अंत की शुरुआत थी। नरेश यादव, जो कुछ घर दूर रहते हैं और ललित की दुकान के नियमित ग्राहक थे, ने 2008 में उनके साथ हुई बातचीत को याद किया। मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने अपनी आवाज कैसे वापस पाई और उन्होंने कहा कि उनके पिता उनके सपने में आए और उनसे पूजा करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, ललित ने अपने पिता के बारे में ऐसे सपनों का जिक्र फिर कभी नहीं किया। सुश्री शर्मा ने बताया कि ललित और भवनेश के बच्चे उन्हें कीर्तन के लिए बुलाते थे, जो भोपाल सिंह की मौत के तुरंत बाद शुरू हुआ था। हर रात करीब 9 बजे वे साथ बैठते थे और 15 से 30 मिनट तक प्रार्थना करते थे। बच्चे मुझसे कहते थे, डैडी के आने का समय हो गया, दादा के आने का समय हो गया। उन्होंने कहा। कीर्तन के दौरान ललित आगे बैठते थे। वर्षों से उन्होंने परिवार में भोपाल सिंह की जगह ले ली थी। जीवन शैली में परिवर्तन। चुंडावतों ने अपनी जीवन शैली में भी बहुत बदलाव किए। उन्होंने मांसाहारी भोजन करना और पकाना बंद कर दिया। भवनेश ने घर में शराब पीना बंद कर दिया। पूजा पाठ नियमित हो गया। दुकानों की संख्या 1 से बढ़कर 3 हो गई। ललित की प्लाईवुड की दुकान, भवनेश की किराने की दुकान और तीसरी दुकान जो वे दोनों मिलकर बना रहे थे। घर की मंजिलें भी बढ़ गईं। ललित की डायरियों में भोपाल सिंह का पहला जिक्र 7 सितंबर 2007 को मिलता है, जिसमें परिवार से उनकी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर को अपने सामने रखने और उन्हें याद रखने के लिए कहा गया है। सितंबर के नोट में लिखा है, मन में ध्यान यही रखो कि डैडी मेरी पुरानी आदतें छूट जाए। उस पर लिखी डायरिया सख्त, लगभग डांटने वाले लहजे में परिवार के सभी सदस्यों को पालन करने के लिए निर्देशों से भरी हुई हैं। वे परिवार की वित्तीय और सामान्य बेहतरी के लिए सदस्यों की दैनिक दिनचर्या, जिसमें उनके खाने की आदतें और अन्य सांसारिक गतिविधियां शामिल हैं, को निर्देशित करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इन नोटों का परिवार के सभी सदस्यों के जीवन जीने के तरीके पर बहुत प्रभाव पड़ा।
ललित के कर्मचारी अहमद अली उर्फ पप्पू, जो पिछले 6 सालों से उसके साथ काम कर रहे थे, ने बताया कि वह व्यक्ति अक्सर बातचीत में अपने पिता को भी शामिल कर लेता था। अली ने बताया, वह अंकल जी का जिक्र करके बताता था कि एक अच्छा इंसान कैसे बनना चाहिए। घटना से 1 हफ्ते पहले ललित अपनी दुकान पर ज्यादा नहीं जा रहा था। अली ने बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और वह ज्यादातर समय घर पर ही सोता रहता था। इन मौतों और उनके पीछे के कथित कारण को समझ पाने में असमर्थ अली ने कहा कि उन्होंने हमेशा अपने नियोक्ता को एक दयालु और भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में देखा है, जो दूसरों की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करता था। उन्होंने कहा, दिसंबर 2016 में मेरी शादी थी, नोटबंदी के 1 महीने बाद। ललित भैया सुबह 3 बजे एटीएम के बाहर कतार में खड़े हो जाते थे, क्योंकि मुझे नकदी की जरूरत थी। घनिष्ठ परिवार, नारायण देवी की बहुएं सविता और टीना, कुशल गृहिणियों की रूढ़िबद्धता में खरी उतरती थीं। वे सुबह जल्दी उठती थीं, परिवार के लिए खाना बनाती थीं, बच्चों और बड़ों का ख्याल रखती थीं और मिलने वाले हर व्यक्ति के साथ विनम्र और अच्छा व्यवहार करती थीं। चुंडावत परिवार को 20 साल से जानने वाली एक और पड़ोसी प्रीत कौर मान ने कहा, सविता भाभी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं लगती थीं। दूसरी तरफ टीना काफी पढ़ी लिखी और दुनियादारी से वाकिफ थी, लेकिन दोनों आंटी जी नारायण देवी जो भी कहती थीं, उसका पालन करती थीं। सुश्री मान ने एक किस्से के जरिए सविता और टीना के विचारशील स्वभाव को याद किया। कुछ महीने पहले उनके एक कर्मचारी की पत्नी का पैर टूट गया था। चुंडावत परिवार ने उस महिला को अपने घर पर रखा और दोनों भाभियां उसकी देखभाल करती थीं। सरल भवनेश सुश्री शर्मा ने बताया कि बड़ा बेटा भवनेश अपने छोटे भाई से कहीं ज्यादा संवादशील था। उसकी किराने की दुकान हर तरह के लोगों के लिए एक अड्डा थी, जहां आकर वे गपशप करते थे और वह उन सभी का गर्मजोशी से मुस्कुराकर मनोरंजन करता था। भवनेश की बेटी नीतू हमेशा उनके लिए सहारा बनी रही, क्योंकि वह उनकी दुकान पर उनके साथ बैठती थी और वित्तीय मामलों का प्रबंधन करती थी। उनके चाचा दिनेश ने बताया कि नीतू हमेशा अपने पिता के साथ चट्टान की तरह खड़ी रही। पड़ोसियों ने बताया कि नीतू की मौत से वे सबसे ज्यादा सदमे में हैं। नीतू के पति अमरीक सिंह मान ने कहा, वह बहुत आत्मविश्वासी और खुशमिजाज लड़की थी। बुराड़ी में हाल ही में हुई गोलीबारी की खबर उसने ही सभी पड़ोसियों को दी थी। श्री मान ने कहा, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वह इस तरह की घटना मौत में कैसे शामिल हो गई। नीतू ने डीएवी पब्लिक स्कूल से 12वीं कक्षा पूरी की थी और पत्राचार माध्यम से वाणिज्य में स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की थी। श्री मेहता ने बताया कि नीतू और उसकी छोटी बहन मेनका टोहाना आती थीं और उनके घर पर रुकती थीं। नीतू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रही थी और उसका परीक्षा केंद्र टोहाना के पास ही था। दूसरी ओर मेनका एक शांत स्वभाव की महिला थीं, जिनके लिए उनकी पढ़ाई सबसे ज्यादा मायने रखती थी। सुश्री शर्मा ने याद करते हुए बताया, मेनका लोगों से ज्यादा खुलती नहीं थी। वह अपनी कक्षा में जाती, घर वापस आती और ज्यादातर अपनी किताबों में खोई रहती। जीवंत किशोर मेनका की तरह शिवम और ध्रुव भी होनहार छात्र थे और हमेशा अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक लाते थे। उन्हें मोटर बाइक और कार का शौक था, जो परिवार के पास नहीं थी। उनके दोस्त जतिन ने बताया कि दोनों ने एक तय दिनचर्या का पालन किया और रात में खेलने जाने से पहले कम से कम 2 घंटे पढ़ाई की। 15 वर्षीय जतिन ने बताया, हम लगभग हर दिन क्रिकेट खेलते थे और साइकिल चलाते थे, लेकिन किसी कारण से वे जून के आखिरी सप्ताह में खेलने नहीं आए। जतिन ने कहा कि ध्रुव और शिवम दोनों अपनी उम्र के हिसाब से बेहद ईश्वर भक्त थे। रविवार को वे जल चढ़ाकर सूर्य की पूजा करते थे। हमारी उम्र के लड़के आमतौर पर ऐसा नहीं करते। उनके दोस्तों ने बताया कि दोनों किशोरों के पास लैपटॉप और मोबाइल फोन तक पहुंच नहीं थी,
तथा वे दोनों केवल अपने घर पर ही कंप्यूटर का उपयोग कर सकते थे और वह भी किसी बड़े व्यक्ति की निगरानी में। अली ने बताया, उन्हें मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी। वे कभी कभी मुझसे मेरा फोन मांगते थे, लेकिन ललित भैया ने मुझे निर्देश दिया था कि मैं उन्हें फोन। उनके चाचा श्री दिनेश याद करते हैं कि कैसे लड़के उनके दोपहिया वाहन की सवारी करने के शौकीन थे। वे उनसे कहते थे, हमने मामा चाचा से सीखा है, कृपया हमें भी इसे चलाने दीजिए। उनके स्कूल वीरेंद्र पब्लिक स्कूल के एक शिक्षक ने बताया कि दोनों लड़के एक ही कक्षा में थे और उनके दोस्त भी एक ही थे। उन्होंने कहा, वे बेहद प्रतिभाशाली छात्र थे और पाठ्येतर गतिविधियों में भी बहुत सक्रिय थे। वे शायद ही कभी स्कूल से चूकते थे। घर पर शिक्षक जतिन और उसका भाई आदित्य 11 प्रतिभा के छात्र थे। वह शाम को घर पर 8वीं कक्षा तक के छात्रों को ट्यूशन पढ़ाती थी। जतिन ने बताया, वह एक सख्त शिक्षिका थीं, लेकिन अच्छी भी थीं। अगर हम अपना होमवर्क नहीं करते तो वह हमें डांटती थीं। वह हमारे माता पिता से भी शिकायत करती थीं। जहां तक उनकी अंशकालिक शिक्षिका प्रियंका का सवाल है, जो सप्ताहांत में छुट्टी के दिनों में उन्हें पढ़ाती थीं, जतिन और आदित्य ने एक स्वर में गाया, टिंकू दी सर्वश्रेष्ठ थीं। प्रियंका, उनकी पड़ोसी सुश्री मान ने कहा, एक निजी व्यक्ति थीं। वह अपनी चचेरी बहन नीतू की तरह जोरदार नहीं थीं, न ही मेनका की तरह शांत। प्रियंका कहीं बीच में थीं, जो अपना जीवन नियंत्रित तरीके से जीना पसंद करती थीं। 17 जून को प्रियंका की सगाई में शामिल हुई मान ने कहा कि महिला ने उनसे फेसबुक पर तस्वीरें पोस्ट न करने और उन्हें टैग न करने का अनुरोध किया था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि लोगों को अभी पता चले। सीपीए ग्लोबल में, जहां प्रियंका 2012 से काम कर रही थी, उसके वरिष्ठों ने कहा, वह अपने काम में अनुकरणीय थी और उसने कई ट्रॉफी और प्रमाण पत्र जीते थे। उनके मैनेजर ने बताया कि ऑफिस में तो वह सबके साथ दोस्ताना व्यवहार रखती थीं, लेकिन उनके सिर्फ 2-3 दोस्त थे जिनसे वह बातचीत करती थीं। उन्होंने बताया, वास्तव में ऑफिस में किसी को नहीं पता था कि उनकी सगाई हो चुकी है। सिर्फ उनके एक दोस्त को ही पता था, लेकिन उन्हें भी आमंत्रित नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि प्रियंका नियमित रूप से कार्यालय के कार्यक्रमों में भाग लेती थीं, लेकिन देर रात तक चलने वाले कार्यक्रमों में नहीं। परिवार के किसी भी सदस्य ने श्री दिनेश को बुराड़ी घर के अंदर क्या चल रहा था, इसकी भनक तक नहीं दी। हालांकि वे अभी भी इस त्रासदी से उबर नहीं पाए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वे इस रहस्य के पीछे सिर्फ एक ही कारण सोच सकते हैं। वे जानते थे कि मैं किसी भी अलौकिक चीज में विश्वास नहीं करता। वे जानते थे कि अगर उन्होंने मुझे बताया होता तो मैं उन्हें किसी भी कीमत पर रोक देता। तो क्या बुराड़ी की ये 11 मौतें सिर्फ एक हादसा थीं, या फिर किसी अदृश्य शक्ति का सुनियोजित खेल? जवाब आज भी धुंध में छिपा है। लेकिन ये कहानी हमें एक बात जरूर सिखा जाती है, जब अंधभक्ति, मानसिक भ्रम और चुप्पी एक साथ मिलते हैं तो परिणाम कितना भयावह हो सकता है। अगर इस कहानी ने आपको अंदर तक झकझोर दिया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें उत्तम जी की कहानियां, क्योंकि अगली कहानी और भी रहस्यमयी और भी सच्ची होगी।